What's up guys? I hope you're all doing well. Welcome back to Abstract Learning. पॉलिटी की सीरीज में ही कंटिन्यू करते हुए आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ आइडियोलॉजीज। कहने का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन बाय आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब राजनीतिक विचारधारा। कोई भी इंसान किस तरीके की राजनीतिक विचारधारा को फॉलो करता है उसके बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं और उस क्लासिफिकेशन को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मेनली दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। ठीक है, कैसे कैसे लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सेंटर का उसमें क्या रोल होता है, ये सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में मैंने सिर्फ सेंटर, राइट और फार राइट आइडियोलॉजीज को डिस्कस किया है। लेफ्ट और फार लेफ्ट वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये कंसेप्ट्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये एक मैंने मैप बना रखा है, स्पेक्ट्रम बना रखा है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि इन दो वीडियोस के एंड तक आपको ये सारी की सारी टर्म्स समझ में आने लग जाएंगी। तो सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर को डिस्कस करेंगे एंड देन राइट और फिर फार राइट। आज की वीडियो में ये तीन टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर का मीनिंग क्या होता है? सेंटर या फिर लिबरल, दोनों एक ही बातें हैं। जो लिबरलिज्म की पॉलिसी है वही सेंट्रिज्म की भी पॉलिसी है। नाम अलग अलग हैं लेकिन मतलब एक ही है। लिबरल वर्ड कहाँ से आया? लिबरल वर्ड आया लाइबर से, एंड लाइबर मीन्स फ्री इन लैटिन लैंग्वेज। अब लैटिन कौन से देश की लैंग्वेज है? आप लोग ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सेंट्रिज्म किन आइडियाज पे बेस्ड होता है? ये एक विचारधारा है। इसके विचार हैं क्या? सबसे पहला विचार इसका ये है कि ये लिबर्टी को मानता है। लिबर्टी से आप क्या समझते हैं? हमने अभी पढ़ा है फ्री, यानी लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। ठीक है, तो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी वाले या लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोग फ्रीडम में बिलीव करते हैं। फ्रीडम किस चीज का? हर चीज का फ्रीडम, रिलीजन से लेकर प्रेस यानी कि जो हमारी मीडिया है, ठीक है, वो उसका फ्रीडम, या फिर बोलने का फ्रीडम, स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री, ये सारे जो फ्रीडम्स हैं ये लिबर्टी के अंडर आते हैं। समझ में आ गई? सेकेंड आइडिया इस आइडियोलॉजी का है कंसेंट ऑफ द गवर्नड। गवर्नड का मतलब है वो लोग जिनके ऊपर गवर्नमेंट अपना हुक्म चला रही है। यानी कि अगर बीजेपी गवर्नमेंट की देखें तो उनके द्वारा गवर्न किए जाने वाले हम देशवासी हैं। सो हमारी कंसेंट होनी चाहिए। कोई भी अगर लॉ लागू हो रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट कोई लॉ लागू कर रही है, उसके लिए हमारी कंसेंट यानी कि हमारी सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर हम सहमत नहीं हैं, हमारे ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी राज कर रही है और उसके राज करने के तरीके से अगर हम सहमत नहीं हैं तो उस पॉलिटिकल पार्टी को हमारे ऊपर राज करने का अधिकार नहीं है। लिबरलिज्म का ये मानना है। लिबरलिज्म की थर्ड आइडिया है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। चाहे वो प्रिंस हो चाहे वो पॉपर हो, हर कोई इक्वल है बिफोर द लॉ। नेक्स्ट आइडिया ऑफ लिबरलिज्म है राइट्स। राइट्स आपको पता है अधिकार होता है। राइट्स का मीनिंग, इंडिया में कितने टाइप्स के राइट्स हैं? लीगल राइट और फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक ऐसा फंडामेंटल राइट था कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे एक अमेंडमेंट के द्वारा हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस होता है? वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। वो भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, लास्ट जो लिबरलिज्म का आइडिया है वो है फ्रीडम। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिबर्टी एंड फ्रीडम आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग्स, बस वर्ड्स अलग हैं। जैसे सेंट्रिज्म और लिबरलिज्म अलग हैं, ऐसे ही लिबर्टी एंड फ्रीडम अलग हैं। यू कैन रिलेट देम एंड यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली। ठीक है, आप उनको इंटरचेंज करके आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी यूएसए, फ्रांस और इंडिया में फॉलो होती है। यूएसए में तो इनफैक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी है, विच वॉज गिफ्टेड टू इट बाय फ्रांस। तो फ्रांस जो है, फ्रांस एंड यूएसए, ये टॉर्च बियरर्स ऑफ लिबर्टी माने जाते हैं। टॉर्च बियरर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब है कि ये दिशा दिखाते हैं, ये
मार्ग दिखाते हैं, दुनिया के सभी देशों को लिबर्टी का रास्ता फॉलो करने के लिए परसुएड करते हैं, एनकरेज करते हैं। इंडिया को आइलैंड ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के आसपास जितने भी कंट्रीज हैं, आप चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे चाइना है या बांग्लादेश है, इन सभी के पास या तो कोई ना कोई आइडियोलॉजी है, या डेमोक्रेसी नहीं है, या फिर इनका कोई ना कोई एक नेशनल रिलीजियन है। ठीक है, बट इंडिया एक डेमोक्रेसी भी है एंड इंडिया सेक्युलर भी है। सो इसीलिए इन सारी कंट्रीज के बीच में इंडिया एक ऐसा आइलैंड है जहां पे लिबर्टी फॉलो होती है। टेक्निकली इंडिया इज नॉट एन आइलैंड, इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। क्या होती है पेनिनसुलर कंट्री? कभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक सी है, एक ओशन है, एक वाटर बॉडी है बहुत बड़ी, विच इज कंपोज्ड ऑफ अलग अलग टाइप्स के नेशंस, जिनमें डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती, सेक्युलरिज्म यानी कि रिलीजियन को इक्वेलिटी देना, सभी रिलीजन्स को इक्वेलिटी देना, ऐसे कंसेप्ट्स फॉलो नहीं होते। लेकिन इंडिया में इन सारी कंट्रीज के बीच में होते हुए भी इंडिया ने अपने आइडियल्स को मेंटेन रखा है। आप सब जानते हैं ये क्या है? ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, कहाँ है, कौन सी सिटी में है? यूएसए में इतना है अपने को पता, कौन सी सिटी में है ये आप लोग मुझे बताएंगे। यहाँ पे ये एक पैराग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया मे फॉलो सम और अदर आइडियोलॉजी, बट द आइडियोलॉजी ऑन विच Constitution of India is based is liberalism or centrism, and therefore India will be called liberal no matter which political party rules it. कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में जैसे बीजेपी है तो वो राइट विंग की मानी जाती है। ठीक है, CPIML ऐसी पार्टीज जो हैं, ये दोनों पार्टीज लेफ्ट विंग पार्टीज मानी जाती हैं। इस वीडियो के इस सीरीज के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अभी के लिए इतना समझ लो कि हम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो आइडियोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं कि अलग अलग हो सकती हैं एक ही कंट्री के अंदर, लेकिन अगर इंडिया की बात करें एज अ होल, पूरे भारत की अगर बात करें तो भारत हमेशा सेंट्रिस्ट या फिर लिबरल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का बेसिक जो नींव है, भारत की जो नींव है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हुई है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आइडिया है लिबरलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिबरलिज्म के आइडियाज पर बेस्ड है, यानी फ्रीडम, फंडामेंटल राइट। जब हम ये फीचर्स कर रहे थे तो क्या आपको लगा नहीं कि ये सब तो हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है? इक्वेलिटी बिफोर लॉ, राइट्स, फ्रीडम, लिबर्टी, ये सब तो इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए इंडिया हमेशा लिबरल कहलाएगा क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है। ठीक है, हालांकि इंडिया के अंदर ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो हो सकता है कि राइट विंग को फॉलो करती हों, वो शायद सेंट्रिस्ट भी हो सकती हैं, वो लेफ्ट विंग भी हो सकती हैं। इवन अगर इंडिविजुअल सिटीजन्स की बात करें, आपकी हमारी बात करें, तो हमारी भी आइडियोलॉजीज का फर्क आ सकता है। तो पहले राइट विंग लेफ्ट विंग समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली इनका कंसेप्ट आया कहाँ से। फ्रांस में रेवोल्यूशन हो रहा था 1780s 90s में। उस टाइम पे उनकी जो पार्लियामेंट थी वहां पे एक स्पीकर बैठते थे। ठीक है, स्पीकर के सामने इस तरीके से पूरी पार्लियामेंट बैठती थी। बीच में आप अगर एक इमेजिनरी लाइन कंसिडर करो तो ऐसा उस टाइम पे नेचुरली हुआ कि जो सेंटर वाली लाइन थी वहां पे लिबरल मेंटालिटी के लोग बैठते थे, यानी जो सांसद थे, इस संसद में बैठने वाले जो सांसद थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दैट वर सिटिंग इन दिस पार्लियामेंट, जो सेंटर वाले थे, दे फॉलोड अ लिबरल आइडियोलॉजी। इसीलिए लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी को हमने सेंट्रिस्ट कहा है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रेंच पार्लियामेंट के सेंटर में बैठने वाले लोगों की आइडियोलॉजी थी लिबरल। सेकंड, जो स्पीकर थे उनके राइट साइड अगर हम देखें तो राइट साइड के जो ये वाली लॉबी थी, ये लॉबी थोड़ी फंडामेंटलिस्ट टाइप की थी, मतलब मोनार्क को सपोर्ट करती थी, राजा को सपोर्ट करती थी। ठीक है,
ये बदलाव आने देकर इतना खुश नहीं थे। इन्हें लगता था कि ट्रेडिशन को फॉलो किया जाना चाहिए, और ट्रेडिशंस अगर बने हैं तो किसी न किसी कारण से बने हैं, उन्हें हटाना उचित नहीं होगा। तो इसीलिए ऐसी आइडियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं उनको राइट विंग पीपल कह देते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेफ्ट विंग वाले ऐसे लोग थे जिन्हें लगता था कि सोसाइटी का डेवलपमेंट एक साथ होना चाहिए, सोसाइटी शुड डेवलप टुगेदर, और किसी भी एक इंसान के पास धन इकट्ठा नहीं होना चाहिए। द मनी शुड नॉट गेट कॉन्सेंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। पब्लिक के पास इक्वेलिटी में धन होना चाहिए, चाहे कोई कितनी मेहनत करे चाहे कोई मेहनत ना करे, सबको पर बेसिक नीड्स प्रोवाइड करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देश की होती है। तो ऐसी आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं वो हो गए लेफ्ट विंग के। यहां से ये लेफ्ट विंग एंड राइट विंग का कंसेप्ट आया था। अब राइट विंग देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं। राइट विंग वाले मानते हैं कि कुछ ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस, या फिर अगर लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कोई अगर बहुत अमीर है, वेरी रिच, ठीक है, या फिर कोई अगर बहुत गरीब है, वेरी पुअर, तो उनके बीच में ये डिफरेंसेस सोसाइटी की वजह से नहीं है। उनके बीच में ये डिफरेंसेस उनकी खुद की मेहनत के बेसिस पर हैं। हो सकता है कि जो वेरी पुअर है वो आलसी हो, काम ही ना करता हो, तो वो पुअर ही होगा। हो सकता है जो वेरी रिच है उसने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की हो एंड देयरफॉर ही इज सो रिच। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें उन्हें इक्वल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जैसे कि लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल में सबरीमाला का जो केस हुआ था, वहाँ के लोग मानते हैं कि जो ट्रेडिशंस वहाँ पे ऑलरेडी फॉलो हो रहे हैं, 10 to 50 ईयर्स की फीमेल्स की एंट्री अलाउड नहीं थी वहाँ पे, तो ऐसे ट्रेडिशंस को कंटिन्यूड रखना चाहिए। सो पीपल हु बिलीव दैट सर्टेन ट्रेडिशंस, practices, differences amongst people are normal and should not be changed belong to the right wing. ये समझते हैं जो राइट विंग के लोग होते हैं, they understand that change is inevitable but feel that any change should be gradual and not sudden. ये मानते हैं कि बदलाव तो होना ही है, बदलाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बदलाव करने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा स्लो कर दो। एकदम से रेवोल्यूशन क्यों करना है, धीरे धीरे कर लो बदलाव, स्टेप बाय स्टेप चलो। यहाँ पे आप अगर यूके का एग्जाम्पल ले, यूके में डेमोक्रेसी की शुरुआत आई गेस 13th सेंचुरी में हुई थी, ठीक है। 13th सेंचुरी से लेकर आज तक यूके इवॉल्व ही हो रहा है, जबकि चाइना में एकदम से 1949 में रेवोल्यूशन हुआ एंड वहां पे सरकार का रुख ही बदल गया। तो जो राइट विंग वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि बदलाव आएगा, हम मानते हैं, लेकिन वो बदलाव स्लो होना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेजुअल, धीरे धीरे आना चाहिए बदलाव। ये लेफ्ट विंग है, दे बिलीव इन रेवोल्यूशन। द लेफ्ट विंग बिलीव्स इन रेवोल्यूशन while द राइट विंग बिलीव्स इन मोनार्की। ये मानते थे कि बदलाव अगर सोसाइटी में लाना है तो रेवोल्यूशन से आएगा। राइट विंग वाले मानते थे कि ट्रेडिशंस शुड बी कंटिन्यूड। उस ट्रेडिशन का पार्ट राजा भी था कि राजा इतनी सदियों से रूल करता हुआ आ रहा है, तो उसकी जो अथॉरिटी है वो बनी रहनी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन दो तरीके के आइडियाज के बीच में सेंट्रिज्म था। वो लोग जो मानते थे कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है। इंडिया में आप देख लो लेफ्ट वर्सेस राइट, यहाँ पे मॉडरेट्स हैं, ठीक है, ये मिडिल मान लो आप। इसके राइट में जाओगे आप तो बीजेपी है, इसके लेफ्ट में जाओगे आप तो कांग्रेस है। तो इंडिया में 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो एब्सोल्युटली ऑपोजिट आइडियोलॉजीज। लास्ट टॉपिक हमारी आज की वीडियो का है फार राइट या फिर एक्सट्रीम राइट। इस आइडियोलॉजी के जो लोग होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है किसी भी चेंज की वजह से। उनको लगता है कि ऐसे चेंजेस नहीं होने चाहिए, अननेचुरल हैं ऐसे चेंजेस, और वो ऐसे चेंजेस को अनडू करने के लिए, वापस से ऑर्थोडॉक्स वाली लाइफ में जाने के लिए हार्श स्टेप्स भी उठा सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो आप आइसिस का, हिफाजत इस्लाम का, अल कायदा का। आइसिस और अल कायदा के बारे में आपने सुना होगा
हिफाजत इस्लाम के बारे में नहीं सुना होगा, इसके बारे में मैं बता देती हूँ। हिफाजत इस्लाम ऑपरेट करता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ऑपरेट करता है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के विजिट पे गए थे एंड वहाँ पे उनके जाने से 2 दिन पहले बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे। इन प्रोटेस्ट में कई लोगों की जान भी गई है। हालांकि ऑफिशियल डेटा यही कहता है कि ओनली 1 पर्सन हैज डाइड टिल नाउ। बांग्लादेश में वो जो प्रोटेस्ट थे, दोज प्रोटेस्ट्स वर कैरिड आउट बाय हिफाजत इस्लाम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम को प्रोटेक्ट करने का दावा करती है। ये वुमेन के लिए जो भी पॉजिटिव या फिर प्रोग्रेसिव बांग्लादेश में लॉज बन रहे हैं, ये उनके अगेंस्ट है। वहाँ पे इस्लाम को एक अलग तरीके से फॉलो करने वाले कम्युनिटी है जिसे अहमदिया कम्युनिटी कहते हैं। हिफाजत इस्लाम की वजह से बांग्लादेश को इस्लामिक नेशन डिक्लेयर किया गया था। ये जो मैंने अभी आपको फार राइट ग्रुप्स के नाम बताए हैं, आइसिस हो गया, हिफाजत इस्लाम हो गया, ये जो फार राइट आइडियोलॉजी के मैंने आपको ग्रुप्स बताए हैं, ये इस्लामिक ग्रुप्स हैं तीनों, और ये उन लोगों के भी अगेंस्ट हैं जो इनके हिसाब से इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते, प्योरली फॉलो नहीं करते। जैसा इस्लाम 7th सेंचुरी में था, जैसे मोहम्मद प्रॉफिट फॉलो करने को कहकर गए थे, ये लोग इस्लाम को उस तरीके से फॉलो नहीं करते। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खैर अब तो इनके पीछे यूएसए हाथ धो के पड़ा हुआ है। इनफैक्ट इवन इन एशिया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड इन आई गेस 2002, क्योंकि इस्लाम के जो फॉलोअर्स एशिया में हैं, जैसे सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स हो गए या फिर उइघुर्स हो गए चाइना के। खैर चाइना अब इन्हीं के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहा है। एट्रोसिटीज़ मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के डिटेंशन कैंप्स में डाल रहा है उइघुर्स को, बिकॉज चाइना डज नॉट वांट देम टू फॉलो इस्लाम। सूफिज्म जो एक तरीके का इस्लाम है, उसको फॉलो करते हैं लोग। अहमदियाज जो हैं वो इस्लाम का ही एक सेक्ट है, सेक्शन ऑफ पीपल है जो अलग तरीके से इस्लाम को फॉलो करता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का दर्जा दिया जा चुका है। हिफाजत इस्लाम को अभी तक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया गया है, बट अलकायदा और आइसिस ये तो बहुत फेमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये टेरर अटैक्स करते हैं जो इनकी बात नहीं मानता उनके अगेंस्ट। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच।